तो ये हमारे पास नया रिजल्ट जो है वो है कि इन अ फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस एक्स एनी सबसेट एम ऑफ एक्स इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ एम इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। यानी कि इन ये पिछले ही रिजल्ट्स को हम आगे मूव कर रहे हैं। अब रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास कि स्पेस फाइनाइट डिमेंशनल है। अगर तो स्पेस हमारे पास फाइनाइट डिमेंशनल ना हो तो हमारे पास जनरल रिजल्ट क्या था कि हर कॉम्पैक्ट सेट क्लोज्ड और बाउंडेड होता है, लेकिन हर बाउंडेड सेट जो है वो क्लोज्ड और कॉम्पैक्ट हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे लेकिन अगर हमारे पास स्पेस जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस हो तो यही यूज आ रहा है कॉम्पैक्टनेस को हम फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो उसके अंदर हर क्लोज कॉम्पैक्ट सेट क्लोज्ड बाउंडेड सेट कॉम्पैक्ट होता है और कॉम्पैक्ट सेट क्लोज्ड और बाउंडेड होता है। यानी इफ एंड ओनली इफ का रिलेशन है अगर ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेसेस की। अगर फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस की रिस्ट्रिक्शन ना हो, आम नॉर्म स्पेस या मेट्रिक स्पेस में आप खड़े हों तो उसमें वन साइड रिजल्ट ट्रू है और वन साइड रिजल्ट जो मे और मे नॉट भी है उसके अगेंस्ट हमने L2 की स्टैंडर्ड बेसिस के सबसेट की एग्जांपल भी दी जो कि क्लोज में बाउंडेड था लेकिन कॉम्पैक्ट नहीं था। तो फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस के अंदर हम प्रूव करेंगे कि हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस के अंदर हर जो क्लोज्ड और बाउंडेड सेट है वो कॉम्पैक्ट होता है और जो कॉम्पैक्ट सेट होता है वो क्लोज्ड और बाउंडेड होता है दोनों तरफ से। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसको एक प्रूफ इसका वन साइडेड प्रूफ सिर्फ करते हैं और वन साइडेड को हम कहते हैं कि पिछले थ्योरम से हमारे पास क्लियर है। हम जानते हैं कि कॉम्पैक्टनेस जो है इम्प्लाई करती है क्लोजनेस और बाउंडेडनेस बाय प्रीवियस थ्योरम। तो जैसे उसमें हमने प्रूव किया था कि चाहे फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेसेस हों चाहे ना हों, अगर हमारे पास सेट कॉम्पैक्ट है तो क्लोज और बाउंडेड होगा। तो ये तो इन जनरल अगर हर कॉम्पैक्ट सेट क्लोज और बाउंडेड होता है विदाउट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ किस उसके ऊपर वाली स्पेस जो है फाइनाइट डायमेंशनल है या नहीं है, तो फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेसेस में भी इन द सेम वे क्लोज्ड और कॉम्पैक्ट सेट जो होगा वो क्लोज्ड और बाउंडेड सेट होगा। तो कन्वर्स इसका ये है कि अगर स्पेसेस जो कि ऊपर एग्जाम लेमा में कि हमने कहा था कि कन्वर्स ट्रू नहीं है, लेकिन यहाँ पे कन्वर्स ट्रू है कि अगर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल हो तो हर जो क्लोज्ड और बाउंडेड सेट होगा वो भी कम्पैक्ट होगा। तो हम एक क्लोज्ड और बाउंडेड सेट लेते हैं। लेट एम बी ए क्लोज एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एक्स। लेट डायमेंशन ऑफ एक्स इज फाइनाइट से उसकी डायमेंशन एन है। तो डायमेंशन का मतलब है उसमें एन वेक्टर्स होंगे जो कि बेसिस का रोल प्ले कर रहे होंगे और हम सपोज these n vectors are e1 e2 en with the basis of x। we consider any sequence xm in x। हम क्योंकि प्रूव करने जा रहे हैं कि क्लोज बाउंडेड सेट कम्पैक्ट होता है तो हम एक सीक्वेंस ले रहे हैं m से और शो करेंगे इस सीक्वेंस का कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है। ये कम्पैक्ट की डेफिनेशन है कि एवरी सीक्वेंस इन m हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो हमने एक जनरल सीक्वेंस लिया, शो करेंगे कि इसका कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है। तो ये सीक्वेंस क्योंकि m से है तो इसकी टर्म्स m की टर्म्स हैं और m की हर टर्म को m किसका सबसेट है, x का, और x हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल है। तो x की हर टर्म को हम x के बेसिस के लिए ना कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सीक्वेंस की हर टर्म को भी हम स्पेस के बेसिस के लिए कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकेंगे। सो m तो इसकी हैज अ रिप्रेजेंटेशन, उसकी रिप्रेजेंटेशन लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में ये होगी एक्स एम इज इक्वल टू अल्फा वन एम ई वन प्लस अल्फा टू एम ई टू प्लस अल्फा एन एम ई एन। यानी ये सब के लिए है एक्स इस सीक्वेंस की टर्म्स को इस तरह से लिख सकते हैं। एम की जगह वन आएगा तो आगे लीनियर कॉम्बिनेशन में भी स्केलर्स चेंज हो जाएंगे, अल्फा वन वन अल्फा टू वन अल्फा एन वन। और अगर एक्स टू के लिए आएगा तो अल्फा टू टू अल्फा टू अल्फा वन टू अल्फा टू टू और अल्फा एन टू, इस तरह से आ जाएंगे।
द बाउंडेडनेस ऑफ एम इम्प्लाई करती है कि जो सीक्वेंस से बनने वाला सेट है वो भी बाउंडेड होगा। हमारे पास क्योंकि एम हमारे पास बाउंडेड सेट है, तो एम का जो भी सबसेट होगा वो भी बाउंडेड होगा, क्योंकि सीक्वेंस जो है वो एम की टर्म से सीक्वेंस बना है, तो उस सीक्वेंस से जो सेट बनेगा वो एम का सबसेट होगा, और एम के बाउंडेड होने की वजह से ये सीक्वेंस से बनने वाला सेट भी बाउंडेड होगा। और क्योंकि बाउंडेड की क्या डेफिनेशन है, सेट उस वक्त बाउंडेड होता है जब उसके हर एलिमेंट का नॉर्म लेस और इक्वल टू सम फाइनाइट नंबर हो। तो ये हमारे पास इसलिए एक्स एम इन जनरल एक्स वन एक्स टू एक्स एम सो ऑन, हर टर्म का जो नॉर्म होगा वो लेस और इक्वल टू होगा किसी फाइनाइट नंबर से सेक के से छोटा होगा। बाय लेमा, if x1 x2 xn are linearly independent set of vectors in a norm space, then there is a number c greater than 0 such that for every choice of scalars alpha 1 alpha 2 alpha n, इनका जो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन का और e greater or equal to c टाइम्स इसमें इस लीनियर कॉम्बिनेशन में यूज होने वाले स्केलर्स के मॉडुलस सम के इक्वल होता है। ये हमने लेना रिपीट किया जो हमने लास्ट लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया था, या उससे लास्ट लेक्चर के स्टार्ट में। तो इसको हम अप्लाई कहाँ कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है E1 E2 En, ये हमारे पास जो है वो बेसिस हैं, फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस के बेसिस हैं। तो ये क्यों लीनियर इंडिपेंडेंट सेट, तो अगर इतने ही हम स्केलर्स लें जो कि ऊपर लीनियर कॉम्बिनेशन हम देख भी चुके हैं, एक्स एम इज इक्वल टू अल्फा आई अल्फा वन एम ई वन अल्फा टू एम ई एन, उसको तो उसका नॉर्म हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू होगा सी टाइम्स इसमें यूज होने वाले स्केल्स के। तो ये यहाँ यहाँ यूज किया जा रहा है लेमा को, यानी पीछे जो एक्स एम का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है उसका नॉर्म हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू होगा सी टाइम्स मेशन इसमें यूज होने वाले स्केलर्स के मॉड के। तो ये वाला लेमा यहाँ पे यूज हो रहा है, क्योंकि E1 E2 En जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स हैं इन वेक्टर्स नॉर्म स्पेस में। तो एक नंबर सी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये कंडीशन होल्ड करेगी। अब क्योंकि ये वाला जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये हम पीछे पढ़ा है कि ये p के एक्स एक्स एम के इक्वल है, तो इसका नॉर्म इक्वल टू होगा एक्स एम के नॉर्म के, और यहाँ से हम जानते हैं कि एक्स एम का नॉर्म लेस और इक्वल टू होता है k से। तो इनडायरेक्टली लेमा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, और यहाँ को हम कनेक्ट कर रहे हैं कि इसका नॉर्म बराबर होगा एक्स एम के नॉर्म से। जी हेलो, हेलो स्टूडेंट्स, जी सर। आवाज आपकी आ रही है, इसमें डिस्टरबेंस हो रही है, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अच्छा ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो ये हमारे पास एक्स नॉर्म के इक्वल है, और एक्स नॉर्म कैसे लेस और इक्वल टू के है, ये यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एम बाउंडेड था, तो उससे सीक्वेंस से बनने वाला सेट जो कि एम का सबसेट होगा वो बाउंडेड होगा, और बाउंडेड की डेफिनेशन कहती है कि इसकी हर टर्म का नॉर्म लेस और इक्वल टू के होगा। तो इस टोटल से ये रिजल्ट बन गया, यानी सी टाइम्स समेशन आई फ्रॉम 1 to n अल्फा आई ई एम का मॉड दिस इज लेस और इक्वल टू के। और सी क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर इधर जाके अगर डिवाइड होगा तो इनक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समेशन आई फ्रॉम 1 to n अल्फा आई मॉड एम दिस इज लेस और इक्वल टू के ओवर सी। तो ये क्योंकि सम जो है ये लेस और इक्वल टू के ओवर सी है, तो इंडिविजुअल टर्म्स ये क्या लिखा हुआ क्या है हमारे पास, यानी कि अल्फा 1m मॉड प्लस अल्फा 2m मॉड प्लस अल्फा 3n मॉड प्लस अल्फा nm मॉड। तो जो सम होता है, अगर सम किसी चीज से लेस और इक्वल टू, तो सम का पार्ट भी टोटल सम से लेस और इक्वल टू होता है। तो ये इस सम का एक पार्ट है, यानी अल्फा 1m लेस और इक्वल टू होगा समेशन दिस से, इस तरह अल्फा 2m इन जनरल अल्फा im लेस और इक्वल टू होगा इससे, और ये लेस है के और सी से। तो इससे रिजल्ट आ गया अल्फा आई एम लेस और इक्वल टू है के ओवर सी से, और के ओवर सी हमारे पास फिक्स नंबर है, और ये ट्रू है तमाम आइज के लिए, आई फ्रॉम 1 to n के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास सीक्वेंस बन रहा है अल्फा आई एम, ये हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस है, क्योंकि बाउंडेड सीक्वेंस की क्या हमारे पास डेफिनेशन है, बाउंडेड सीक्वेंस की ये डेफिनेशन है कि उसकी हर टर्म का जो नॉर्म है, जो मॉडुलस है, वो लेस देन सम फिक्स नंबर होता है। तो ये इसका मतलब है अल्फा 1m जो सीक्वेंस है ये भी बाउंडेड है। ये क्यों बाउंडेड है, क्योंकि अल्फा m की हर टर्म का मॉड लेस देन इक्वल टू के ओवर सी है, और इधर राइट साइड पे क्योंकि m यूज नहीं हो रहा, ये इसका मतलब है m के चेंज होने से के ओवर सी पे फर्क नहीं पड़ता। तो अल्फा 1 1 ले लें, अल्फा 1 2 ले लें, जो भी हमारे पास अल्फा 1 सीक्वेंस की
हम टर्म ले लें तमाम का मॉड लेस और इक्वल टू होगा के ओवर सी से। इसी तरह अल्फा 2 के लिए भी ट्रू है और अल्फा एन के लिए भी। तो ये एन बाउंडेड सीक्वेंसेस ऑफ स्केलर्स हमारे पास यहाँ पे बन रहे हैं। In general, L alpha IM is a bounded sequence of scalars I for each I from 1 to n. तो ये एक बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है बल्कि n बाउंडेड सीक्वेंस है स्केलर्स के by Bolzano-Weierstrass theorem. This sequence has a convergent subsequence. Bolzano-Weierstrass theorem कहता है कि ऐसे सीक्वेंस का बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा से उसका नाम हमने रखा अल्फा आई एम जे। इनका अल्फा 1 m का सब सीक्वेंस होगा अल्फा 1 m j, अल्फा 2 m का सब सीक्वेंस का अल्फा 2 m j, सो दैट दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू अल्फा आई। तो जो जो अल्फा 1 m j होगा अल्फा 1 को कन्वर्ज करेगा, अल्फा 2 m j जो अल्फा 2 m का सब सीक्वेंस होगा वो अल्फा 2 को कन्वर्ज करेगा। इस तरह हमारे पास n लिमिट्स आएंगी, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। तो इन n स्केलर से हम E1 E2 से लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ये हमारे पास इस वेक्टर स्पेस का या इस नॉर्म स्पेस का एक और एलिमेंट बन जाएगा, क्योंकि E1 E2 En का हर स्केलर कॉम्बिनेशन इस वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होता है। वाई? क्योंकि E1 E2 बेसिस हैं और स्पैन करते हैं स्पेस को। सो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर आ गया x के। we conclude that xm has a convergent subsequence which converges to x। ये x इसका convergent subsequence होगा जो कि x को converge करेगा, और यही हमने क्योंकि प्रूव करना था। तो ये कैसे converge करेगा ये हम देखते हैं। ये हमने पॉइंट ढूंढा है कन्वर्जिंग, और कैसे इसको एक्सप्लेन किया गया है नेक्स्ट पेज पे। मैं यहाँ से रिपीट करता हूँ कि ये हमारे पास अल्फा आई एम स्केलर्स हैं। ये जो इनके अल्फा आई एम जे सब सीक्वेंसेस बने हैं, यानी अल्फा 1 m j, अल्फा 2 m j, अल्फा 3 m j, अल्फा n m j। तो ये हमारे पास E1 E2 के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन लेके बना देंगे XM के सब सीक्वेंसेस, और वो सब सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करेंगे X को। प्रूफ को यहाँ पे ये बोलोजानो-वेस्टर्स प्रॉपर्टी है, ये मैंने बैक पेज पे है, ये प्रूफ का हिस्सा नहीं है क्योंकि उसमें हमने इसका हवाला दिया है तो इसको बताएगा स्पेस। इसका सेकंड पार्ट ज़्यादा हम है। अब बोलोजानो-वेस्टर्स थ्योरम स्टेट्स दैट बाउंडेड सीक्वेंस xn हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। वन लिमिट पॉइंट का क्या मतलब है? जब भी किसी का कोई लिमिट पॉइंट हो, लिमिट पॉइंट का मतलब होता है कि सीक्वेंस उस एलिमेंट को कन्वर्ज करता है या उस सीक्वेंस के अंदर एक सब सीक्वेंस होता है जो उसको कन्वर्ज करता है। तो यही हमने यूज़ किया है। ये देखें, ये कन्वर्जेंस वाला पार्ट है कि हमने कैसे प्रूव किया कि हमारे पास एक्स एम का एक सब सीक्वेंस है। तो जैसे अल्फा आई एम का हमारे पास सब सीक्वेंस आ रहे थे अल्फा आई एम जे, तो अल्फा आई एम जे स्केलर्स को ई आई के साथ जब लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया तो ये हमारे पास एक्स एम जे एक सीक्वेंस क्रिएट हो गया जो कि एक्स एम का सब सीक्वेंस है। हमने बताना है कि ये एक्स एम जे जो एक्स एम का सब सीक्वेंस है ये कैसे एक्स को कन्वर्ज करता है। तो हम इन दोनों का इसमें से माइनस करते हैं और नॉर्म लेते हैं। तो इसको हम माइनस करेंगे तो एक्स की क्या डेफिनेशन थी? एक्स इज इक्वल टू अल्फा 1 E1 अल्फा 2 E2 अल्फा एन EM, और एक्स एम जे की क्या डेफिनेशन है ये ऊपर है। इन दोनों को माइनस करके इनमें E1 E2 कॉमन है, तो ये सेकंड स्टेप में देखें ई हमने कॉमन ले लिए, और यहाँ पे हमने ट्राई, ये अब स्केलर्स हैं और ये E1 E2 EN वेक्टर्स हैं जिस पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी नॉर्म की अप्लाई की, जिससे हमारे पास a प्लस बी प्लस सी नॉर्म लेस और इक्वल टू होता है a नॉर्म प्लस बी नॉर्म प्लस सी नॉर्म के, और साथ ही स्केलर प्रॉपर्टी भी अप्लाई की, स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर नॉर्म इज इक्वल टू स्केलर मॉड बाहर आ जाता है, वेक्टर नॉर्म सेपरेट हो जाता है। ये प्रॉपर्टी हमारे पास लगा देंगे। अब हम दोनों तरफ से एम जे को इन्फिनिटी की तरफ मूव करवा देते हैं। हम देखना चाहते हैं कि अगर एम जे को इन्फिनिटी की तरफ मूव करें तो क्या एक्स एम जे एक्स के करीब हो जाता है, मतलब इन दोनों के अंदर डिफरेंस जीरो हो जाता है। तो ये चेक करने के लिए हमने एम जे को मूव करवा दिया इन्फिनिटी की तरफ, इधर भी और दूसरी साइड पे भी। तो जब दूसरी साइड पे मूव करवाएंगे तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि अल्फा आई एम के सब सीक्वेंसेस अल्फा आई एम जे हैं जो कि अल्फा आईज को कन्वर्ज करते हैं। जब वो अल्फा आईज को कन्वर्ज करेंगे
तो हमारे पास अल्फा आई एम जे का अल्फा जे से डिस्टेंस व्हेन एम जे टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो अल्फा आई एम जे टेंड्स टू अल्फा आई, मीन इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा जीरो, और जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। इसलिए हमारे पास लिमिट एम टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एम जे माइनस एक्स नॉर्म इज टेंड्स टू जीरो, दिस मीन्स एक्स एम जे converges to x. What is xmj? Xmj is a subsequence of xm. And what is xm? Xm is any sequence in set m. तो हमने प्रूव किया कि अगर हम किस सेट में से वो क्लोज और बाउंडेड सेट हो उसमें से कोई सीक्वेंस लें एक्स एम, तो हम उसके अंदर एक सब सीक्वेंस एम जे क्रिएट करके दिखा सकते हैं जो कि एक ऐसे एलिमेंट को कन्वर्ट करता है एक्स को जो कि एम का ही एलिमेंट है। हमने अब ये शो करना है कि ये एम का एलिमेंट है। अभी तक तो ये शो होता है कि ये एक्स का एलिमेंट है क्योंकि ये एक्स के बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में से लिखा गया है। तो कैसे ये एम का एलिमेंट होगा, इसको देखने के लिए हम दोबारा पिछले पेज पे जाते हैं। ये देखें, विच कन्वर्जेस टू एक्स, we conclude that xm has a subsequence xmj which converges to x. How converges, ये हमने ये देखें स्टार से बताया हुआ है कि आप बैक पेज पे जाके इसको देख सकते हैं। तो आप बैक पेज पे इसको चेक कर सकते हैं। अभी हमने बताया और सेकंड बताना था कि x m का एलिमेंट है, सिंस m इज क्लोज्ड, क्योंकि m क्लोज्ड है सो x बिलोंग्स टू m, इसलिए x जो है वो m को बिलोंग करेगा। क्यों? क्लोज सेट में तमाम लिमिट पॉइंट्स जो होते हैं वो सेट के अंदर होते हैं। और अगर आप इस सारे की इब्तदा देखें तो हमने शो किया कि अगर कोई सेट को क्लोज्ड और बाउंडेड लें फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस में, तो वो क्लोज्ड और बाउंडेड सेट जो है वो कम्पैक्ट होता है। और ये हम पहले ही जानते हैं कि एवरी कम्पैक्ट सेट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, तो इसका प्रूफ हमने रिपीट नहीं किया। दिस इज द प्रूफ इन फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस set M is compact if only if it is closed and bounded। थोड़ी सी इसमें एब्स्ट्रैक्शन है और रिजल्ट्स यूज होते हैं, मसलन बोलोजानो-वेस्टर्स प्रॉपर्टी का यूज होता है, बाउंडेडनेस का आइडिया होना चाहिए आपको, इस तरह क्लोज सेट का होना आइडिया होना चाहिए, फाइंड एंड डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस का आइडिया होना चाहिए। तो ये सारे आइडिया जो हैं ये इसमें यूज होते हैं। सो दिस इज टुडेस लेक्चर्स पार्ट। हम इसका आगे एक स्टूडेंट इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें। शायद ये इतना ही अपलोड है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप पूछें। तो आज के दो दो लेक्चर्स हमने आज डिलीवर किए, जिसमें एक में हमने इक्वलेंट नॉर्म के रिलेशन को इक्वलेंस रिलेशन प्रूव किया, यानी उसमें प्रूव करवाया कि हर नॉर्म अपने आप के इक्वलेंट होता है। अगर एक नॉर्म दूसरे इक्वलेंट हो तो दूसरा पहले के इक्वलेंट होता है, और अगर एक दूसरे के और दूसरा तीसरे के इक्वलेंट हो तो पहला तीसरे के इक्वलेंट होता है। यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स in a relation of equivalent norms among all the norms defined on a norm space। और सेकंड हमने कम्पैक्टनेस को डिफाइन किया, तो आपको ये भी बताया कि कम्पैक्टनेस टोपोलॉजिकल स्पेसेस में दो तरह से, सिंपल कम्पैक्टनेस और स्क्वेशियल कम्पैक्टनेस से डिफाइंड है। इन मीट्रिक स्पेस में ये आइडियाज कोइंसाइड करते हैं, और हम मीट्रिक स्पेस में और या नॉर्म स्पेसेस में सिक्वेंशियल कम्पैक्टनेस का ही आइडिया लेते हैं। यानी एक स्पेस के अंदर स्पेस कब कम्पैक्ट होती है, जब हमारे पास उसके अंदर पाए जाने वाले हर सीक्वेंस का कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करता हो। तो स्पेस का सबसेट या उसकी सब स्पेस कब कम्पैक्ट होती है, जब सब स्पेस के अंदर पाए जाने वाले सीक्वेंस का कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करता हो। और फिर हमने बताया कि अगर एक सेट हमारे पास किसी भी मीट्रिक स्पेस के अंदर एक सेट हमारे पास कम्पैक्ट हो तो क्लोज्ड और बाउंडेड होता है, उसका हमने प्रूफ दिया। और हमने बताया लेकिन इस लेमा का कन्वर्स ट्रू नहीं है, और उसके अगेंस्ट हमने एग्जांपल प्रोवाइड की कि ऐसा सेट अवेलेबल है जो कि हमारे पास क्लोज्ड और बाउंडेड हो लेकिन कम्पैक्ट ना हो। वो कौन सा सेट था? L2 स्पेस में अगर टू नॉर्म लेके उस नॉर्म स्पेस लें तो उसके अंदर जो उसके स्टैंडर्ड बेसिस वाला सेट है वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड होता है,
लेकिन वो कम्पैक्ट नहीं होता। तो इसको हमने तफसील से बताया। और नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ा रिजल्ट था कि अगर तो स्पेसेस हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस हो तो उसके अंदर पाया जाने वाला कम्पैक्ट सेट क्लोज बाउंडेड होता है और क्लोज बाउंडेड सेट कम्पैक्ट होता है विद द रिस्ट्रिक्शन कि उसके अपर स्पेस जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल है। तो ये उसका प्रूफ था। क्या स्टूडेंट कोई क्वेश्चन इस चीज़ के बारे में? हेलो, हेलो स्टूडेंट्स। नो सर। ठीक है, इसको रीड कीजिएगा। मेरा ख्याल था इसका आपको आगे वाला पार्ट शायद यहाँ नहीं है, नहीं तो एक शॉर्ट कुछ पार्ट से वो भी करवाते। थर्सडे को थोड़ी सी मसरूफियत है, अगर टाइम हुआ, लेकिन आप रेडी रहिएगा। अगर टाइम हुआ तो हम लेक्चर लेंगे, अदरवाइज ये आज कोई 1.5 लेक्चर हो गया। सेकंड पार्ट मेरा ख्याल है कोई दूसरी PDF में लोडेड होंगे, तो वहाँ से हम इसको करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर स्टूडेंट्स।